दोस्तों आई होप आप लोगों को ये फिल्म का सीन याद होगा। लगान फिल्म के अंदर जैसे ही उस मैच को जीता जाता है, ये बाबा जी अनाउंस करते हैं कि हम जीत गए हैं। हमने वो जंग जीत ली है जो कि हमने ब्रिटिश के साथ में लड़ी थी। वो उपनिवेश की जंग थी, वो कॉलोनाइज कंट्रीज की जंग थी, जिसमें ब्रिटेन ने हमको कहीं ना कहीं कॉलोनाइज कंट्री बनाया हुआ था और हमने एक मैच जीत कर कहीं ना कहीं अपनी एक छोटी सी जीत जो है वो दर्ज कर दी। ऐसा ही अब जीत जो है वो दर्ज की है किसने? अमेरिका ने। अमेरिका ये कह रहा है कि हम जीत गए हैं। अब जीता कौन है, हारा कौन है, वो तो अभी आपको लेक्चर में आगे पता चलेगा। लेकिन रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने सुर्खियां जो है वो बटोर ली है। आप देख सकते हैं कि अमेरिकन राष्ट्रपति किस तरीके से माइकों के बीच में घिरे हुए हैं, सड़क के ऊपर खड़े हैं, सिक्योरिटी गार्ड उस तरफ खड़ा है और आराम से प्रश्न जो है वो पूछे जा रहे हैं। हो सकता है कि इन्हीं में से कोई व्यक्ति हो जिसने पहले डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर गोली चलाई हो। इनमें से आगे भी जो है वो कोई गोली चला सकता है। मतलब देखिए कितना नजदीक ये पहुंच चुके हैं, आगे कोई भी यहां पर बैरियर नहीं है। यहां पर डोनाल्ड ट्रंप से ये पूछा गया कि क्या वाकई में स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को खोल दिया गया है। तो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि द स्ट्रेट ऑफ हार्मुज इज कंप्लीटली ओपन। ये पूरी तरीके से ओपन हो चुकी है फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस एंड फुली पैसेज, जो कि मतलब सभी के लिए ये एक ये मान के चलिए ओपन हो गया है। जितने भी कमर्शियल शिप्स हैं वो यहां से गुजर सकते हैं, किसी भी की आवाजाही के ऊपर अब कोई भी रोक यहां पर नहीं है। ईरान ने कहा कि हां, हमने इसको कमर्शियल जितने भी जहाज है उनके लिए ओपन कर दिया है, लेकिन अमेरिका ये ना समझे कि हमने इसको फुली और हमेशा के लिए ओपन कर दिया है। ईरान जब चाहेगा तब इसको कभी भी जो है वो बंद कर सकता है। तो अमेरिका इसको एक जीत के तौर पर देख रहा है कि हमने इस बात को लेकर अपनी जीत दर्ज कर दी है कि हमने ईरान को झुका दिया है। लेकिन ईरान ये कहता है कि अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। ये ट्रंप जो है वो झूठ बोलता है, मतलब पहले भी कई बार ये झूठ बोल चुका है। अब ये कह रहा है कि ईरान जो है उसने ये भी कह दिया है कि वो अपने न्यूक्लियर जितने भी वेपन्स हैं और न्यूक्लियर एनरिच जो किया गया है वो किसको? यूएसए को सौंप देगा। लेकिन ईरान ये कह रहा है कि भाई हमने ऐसी कोई बातचीत ही नहीं की है। हाँ, हमारी कमर्शियल डील जरूर हुई है कि हम लोग कुछ समय के लिए स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को खोल देंगे, लेकिन ये जो दोगला इंसान है ये ऐसे कह रहा है कि ईरान ने ये मान लिया है कि यूरेनियम जितने भी उनके पास में मटेरियल है, वेपन्स है, वो अमेरिका को सौंप देगा। ये सरासर गलत है। ठीक है, ईरान के लोग बहुत खुश हो रहे हैं, सड़कों के ऊपर आ चुके हैं। आप इनके खुशी का जो लम्हा है वो देख सकते हैं, किस तरीके से ये अपने झंडे को यहां पर लहरा रहे हैं। देखिए, जब भी मैं अब कोई भी फ्लैग देखता हूं तो मुझे नेपाल की याद आने लगती है। नेपाल के अंदर बालेन शाह जो कि हाल ही में प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने अपने देश के अंदर ये अनाउंसमेंट किया है कि चाहे कोई भी पार्टी हो, किसी भी पार्टी का झंडा जो है वो अब नेपाल के अंदर नहीं लगेगा। अगर आपको झंडा लगाना है तो देश का नेशनल फ्लैग जो है वही आप लगा सकते हैं। जैसे आप भारत के अंदर देखते हैं कि आज जैसे आप देखिए कि बीजेपी का झंडा है, कांग्रेस का अपना ही एक झंडा है, सभी पार्टी जो है अपना अपना एक झंडा जो है वो लेकर चलती है। कोई बाइक पर लगा के लेके जा रहा है, कोई कार पे लगा के लेके जा रहा है, भतरे भतरे अलग अलग रंग के जो है झंडे जा रहे हैं। मैं भी इस बात से बड़ा सहमत था कि यार वाकई में यार ये तो बहुत अच्छा स्टेप है कि पूरे देश के अंदर जिस तरीके से झंडों की बारिश आई हुई है और नेपाल ने पूरी तरीके से उसको रोक दिया है, प्रतिबंध लगा दिया है कि अब कोई भी झंडा यहां पर नहीं रहेगा, कोई भी वीआईपी कल्चर नहीं रहेगा और किसी भी गाड़ी के ऊपर कोई भी ना तो रेड लाइट रहेगी और ना ही कोई प्लेट रहेगी जिसके तहत उसको वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है। मतलब नेपाल अब आज एक उस दिशा के अंदर जा रहा है जो कि राजनीतिक जो परंपराएं होती है, जिनके अंदर भ्रष्टाचार करने की बहुत बेहतरीन गुंजाइशें होती है, उसको छोड़कर आज वो आगे निकल रहा है। तो दिल को बड़ा सुकून मिलता है कि यार कम से कम पड़ोसी देश हमारा जो है वो आज आगे निकलने के लिए कुछ तो सोच रहा है। वहां पर 35 साल का व्यक्ति प्रधानमंत्री बना हुआ है और गृह मंत्री को आप देखेंगे महज और महज 28-30 साल का व्यक्ति क्योंकि वहां का गृह मंत्री बना हुआ है। और जब वो अपनी फोर्सेस से मिलने के लिए जाता है तो वो फूल तो बाद में ग्रहण करता है, पहले उनसे मुलाकात करता है और कहता है कि मुझे तुमसे मिलकर बड़ा हर्ष का अनुभव हो रहा है। आप सोच सकते हैं कि 28 साल का व्यक्ति पूरे देश का गृह मंत्री बना हुआ है, मतलब हमारी उम्र से भी कई हद तक जो है वो छोटा है। खैर, यहां पर आते हैं, ईरान की खुशी जो है आप लोग देख सकते हैं कि ईरान के लोग वापस से अपने घरों की तरफ लौट रहे हैं। सभी व्यक्तियों के अंदर खास तौर पर अपने ही राष्ट्र अध्यक्ष को लेकर एक सम्मान पूर्वक, जैसे मैं आपको बताता हूं कि अयातुल्लाह खामेनी जिस समय शासन वो कर रहे थे उस समय अमेरिका ये आरोप लगाता था कि वो एक डिक्टेटर है, मतलब वो एक ऐसा राष्ट्र अध्यक्ष है जो कि वहां पर तानाशाह बना हुआ है। लेकिन जिस समय अयातुल्लाह खामेनी की जान गई, जिस समय अमेरिका ने उनको एलिमिनेट किया, इजराइल ने एलिमिनेट किया, उसके बाद में जो ईरान के लोग थे वो समर्थन में आ गए अयातुल्लाह खामेनी के, अपने राष्ट्र अध्यक्ष के। उस बात से प्रेम जाहिर जो है वो आज भी आप लोग देख सकते हैं। तो इसका मतलब है
कि अमेरिका ने कहीं ना कहीं ये बाउंड्री बना रखा था कि वहां पर तो तानाशाह चलता है, लेकिन वहां के लोग खुश हैं इस बात को लेकर। आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग अपने घरों की तरफ वापस से लौट रहे हैं, वो कूच कर रहे हैं। उनको लगता है कि अब जो है कोई भी हमले नहीं होंगे, क्योंकि सीज फायर जो है वो हो चुका है, अब हमारे लोगों की जान नहीं जाएगी। आप देख सकते हैं कि खुशी का इजहार किस तरीके से यहां पर हो रहा है। एक व्यक्ति जो है वो लेटा हुआ है, आराम से फोन चला रहा है, बोला अब तो सब कुछ जो है आराम से मस्त तरीके से जिंदगी जो है लाइफ जाएगी। आप लोगों को पता है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज अभी एक विवाद का विषय बना हुआ है। स्ट्रेट ऑफ हार्मुज जो कि 33 किलोमीटर की है, यहां पर अब कमर्शियल जितने भी जहाज हैं उनको ओपन कर दिया गया है कि वो यहां से गुजर सकते हैं। लेकिन ईरान ने ये कहा है कि यहां पर गुजरने का मतलब ये नहीं है कि ईरान ने हमेशा के लिए उनकी आवाजाही खोल दी है। ईरान जब चाहे यहां पर प्रतिबंध लगा सकता है। साथ ही के अंदर अमेरिका ने यहां पर अपने 2 जहाज जो है उनको तैनात कर दिया था। अपने 2 जहाज जो थे उनको तैनात कर दिया था कि यहां से अगर कोई भी जहाज गुजरता है तो उसको मतलब ईरान को वो टैक्स नहीं देगा, टोल टैक्स नहीं देगा। इस बात की नजर जो है वो अमेरिका के शिप्स यहां पर रख रहे थे, जिनका नाम मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है। ठीक है, एयरक्राफ्ट कैरियर वगैरह वो जो है वो यहां पर ही तैनात थे। ईरान उनसे टैक्स वसूल रहा था, प्रति बैरल $1 उनसे वसूल कर रहा था। तो ईरान तो टोल टैक्स वसूल कर रहा था, लेकिन अमेरिका ये चाहता था कि किसी भी जहाज से कोई भी टोल टैक्स वसूल ना किया जाए। ये सब कुछ चल रहा था। इसी बीच में ईरान और अमेरिका के बीच में बातचीत होती है। अमेरिका ये कहता है कि भाई यहां पर कमर्शियल एक्टिविटीज करने दो, नहीं तो पूरे विश्व के अंदर बहुत हद तक इकोनॉमी जो है वो डाउनफॉल पर जाएगी। ईरान इस बात से एग्री करता है और यहां पर कमर्शियल जितने भी जहाज है उनकी एक्टिविटीज को वो जारी रखता है। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिरकार इतना जल्दी ये सब कुछ कैसे हो गया। देखिए, लेबनान के ऊपर इजराइल ने बहुत जबरदस्त अटैक जो है वो किए, धमाधम जो है बम गिराए हैं। लेकिन आखिरकार लेबनान के ऊपर क्यों गिराए हैं ये भी आपको समझ लेना चाहिए। देखिए, एक्चुअली में 1979 के अंदर जब अयातुल्लाह खामेनी जिस समय शासन में आए, मतलब इनके पिता जब शासन में आए थे 1979 के अंदर, उसके बाद 10 साल बाद 1989 के अंदर अयातुल्लाह खामेनी यहां के प्रतिनिधि बने थे ईरान के। तो जिस समय 1979 के अंदर ये बने थे, तो उस समय ईरान ने अपनी एक सेना बनाई थी, IRGC। ठीक है, रेवोल्यूशनरी गार्ड, एक सेना जो है ईरान के द्वारा बनाई गई। ईरान को यह लगता था कि हमें जो है गल्फ कंट्रीज के अंदर थोड़ा दबदबा रखना चाहिए, खास तौर पर इजराइल को पूरी तरीके से हमको घेर लेना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखते हुए कई प्रॉक्सी ग्रुप जो है वो बनाए गए ईरान के द्वारा, जिनको एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस कहा जाता है, जिसमें ईरान ने लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह को बनाया। ठीक है, उनको हथियार दिए, पैसा दिया। यमन के अंदर हुतीस को बनाया और गाजा के ऊपर हमास को बनाया। ठीक है, ये ईरान के सपोर्ट से ये सब ग्रुप जो है वो चल रहे थे। ठीक है, अब इजराइल जो था लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह को हटाने के लिए, खत्म करने के लिए वहां पर डायरेक्टली अटैक कर रहा था। आप लोग को ये लगता होगा कि ईरान ने अपने ही मतलब कोई नुमाइंदे जो है अपने इन देशों के अंदर भेजे होंगे, यमन के अंदर, लेबनान के अंदर, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि वहां पर लेबनान के अंदर, यमन के अंदर, गाजा के अंदर ऐसे जो लोग वहां की सरकारों से पीड़ित हैं, उन्होंने ईरान ने क्या किया, उनको अपने पक्ष में किया कि भाई ठीक है, हम आपकी मदद करते हैं, लेकिन आपको हमारे लिए काम करना पड़ेगा कि इजराइल के ऊपर अटैक करना पड़ेगा। इसके तहत जो है एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस की स्थापना होती है। वहीं पर इनमें से एक था हिजबुल्लाह। तो हिजबुल्लाह के ऊपर इजराइल जो था वो लगातार अटैक कर रहा था। जिस समय ईरान और अमेरिका के बीच में सीज फायर की बातचीत चल रही थी इस्लामाबाद पाकिस्तान के अंदर, उस समय भी इजराइल रुकने का नाम नहीं ले रहा था और वो लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह के ऊपर अटैक किया जा रहा था। ईरान जब पाकिस्तान में जाता है तो सबसे पहले बात ये छेड़ता है कि पहले आप इजराइल को ये कहिए कि वो लेबनान के अंदर अटैक ना करे। लेकिन फिर अमेरिका ने कहा कि हम जो है उसको समझा नहीं सकते हैं, वो अपने आप से अटैक कर रहा है। ईरान कहता भाई ठीक है, अगर तुम नहीं मानते तो हम लोग बातचीत को छोड़कर वापस से ईरान के अंदर जाते हैं। और इसी बात को कहकर इस्लामाबाद से ईरान वापस से अपने देश के अंदर लौट जाता है। कोई भी बातचीत वहां पर नहीं होती है। फिर उसके बाद में कुछ दिन में ऐसा होता है कि सीज फायर जो है वो साइन किया गया बिटवीन इजराइल और लेबनान के बीच में, और हिजबुल्लाह के ऊपर जो अटैक हो रहे थे उसको रोक दिया गया। जैसे ही रोका गया है उसके बाद में ईरान इस बात को लेकर राजी हो गया कि ठीक है, कमर्शियल जितने भी जो शिप्स यहां से जा रहे हैं हम उनको यहां से जाने देंगे। अब आते हैं हम लोग वहां के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं अरागची की, इन लाइन विद द सीज फायर इन लेबनान, मतलब लेबनान के अंदर सीज फायर किया गया। द पैसेज फॉर ऑल कमर्शियल वेसल्स, मतलब जितने भी कमर्शियल वेसल्स हैं उनको हम लोग यहां से गुजरने का रास्ता देंगे। मतलब हम लोग भी थोड़ा सा इकोनॉमी को आगे बूस्टअप करना चाहते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम लोग यूरेनियम के ऊपर। देखिए, आप लोग को पता है
कि ये सारा नाटक जो हो रहा है वो केवल और केवल यूरेनियम के ऊपर हो रहा है। मतलब अमेरिका ये नहीं चाहता है कि गल्फ कंट्रीज के अंदर उसको कोई टक्कर देने वाला यहां पर व्यक्ति मिले। अगर एक बार ईरान के पास में न्यूक्लियर वेपन्स आ गए तो फिर ईरान जो है अमेरिका की बात नहीं मानेगा, और वो बात नहीं मानेगा तो ऑयल मतलब तेल जो ईरान के अंदर होता है वो उसको अपने मन माने प्राइस पर बेचेगा। जिस करेंसी में हो सकेगा उस करेंसी के अंदर वो अपने जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उनको वो सेल करेगा। इसका मतलब है कि डॉलर के अंदर अगर एक्सेप्ट नहीं होगा पेमेंट तो डॉलर की कीमतें घटती चली जाएंगी और दूसरी जो करेंसीज है उनकी कीमतें बढ़ती चली जाएंगी, वो और स्ट्रांग होती चली जाएंगी, तो डॉलर जो है नीचे आएगा और अमेरिका की अर्थव्यवस्था वैसे ही नीचे जाएगी। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए अमेरिका की कोशिश करता है कि ईरान जो है यूरेनियम को एनरिच ना करे। ठीक है, अब रिसेंटली अमेरिका ने कहा, मतलब रिसेंटली अमेरिका ये कहता है कि ईरान इस बात को लेकर राजी हो गया है कि यूरेनियम जो एनरिच उसका किया हुआ है वो वापस से किसको लौटा देगा, वापस से मतलब अमेरिका को लौटा देगा, वो सरेंडर कर देगा। अब देखिए यूरेनियम क्या होता है, मैं आपको एक चीज बताता हूं। जैसे हमारे दिवाली पर जो पटाखे होते हैं, आप लोगों को लगता होगा कि उनके अंदर प्योर शुद्ध जो है बारूद होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। उसके अंदर थोड़ा सा रेत वगैरह कुछ कंकर पत्थर वो जो है मिले हुए रहते हैं उसके अंदर। अगर मान लीजिए प्योर उसमें बारूद होगा तो धमाका बड़ा तेज होगा। ठीक है, जैसे वो चिटपिट चिटपिट जो आते हैं दिवाली के ऊपर हम लोग फेंकते हैं वो फूटता है, फेंकते हैं वो फूटता है, उसमें भी प्योर बारूद नहीं होती है। अगर प्योर उसके अंदर बारूद हो तो एक फेंके तो धमाका बड़ा जबरदस्त हो। वैसे ही यूरेनियम के साथ में भी है। तो ईरान के पास में लगभग 6,000 टन जो है ना, लगभग इतना नहीं, 6,000 टन नहीं, 6 टन जो है वो यूरेनियम किसके पास में है, ईरान के पास में। उस 6 टन मतलब 6,000 किलो के आसपास जो यूरेनियम ईरान के पास में है, उसमें से लगभग 400 केजी के आसपास ही यूरेनियम एनरिच करके निकाला जा सकता है। मतलब ये मान के चलिए कि बहुत बड़ा ढेर है यूरेनियम का, लेकिन उसमें से जो यूरेनियम को एनरिच करके असली जो यूरेनियम है, प्योर यूरेनियम, वो लगभग 200 से 400 केजी ही है। अब जब अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला किया तो 400 केजी यूरेनियम में से 200 केजी जो है वो तबाह हो गया, पता नहीं कहां चला गया, लेकिन वो तबाह हो गया। उन हमलों के अंदर बहुत सारा जो है डिस्ट्रॉय हो गया। लेकिन बात यह है कि बाकी जो 200 केजी बचा हुआ है वो कितना है, वो 90% से एनरिच ज्यादा बताया जा रहा है। ईरान ये कहता है कि हमारे पास में तो 60% तक हमने ये एनरिचमेंट जो है कर लिया है। तो यूरेनियम जितना प्योर होगा उतना ही जबरदस्त एनर्जी उससे बनेगी। तो 3 से 5% तक अगर यूरेनियम को एनरिच किया जाता है तो इसका इस्तेमाल बिजली बनाने में करते हैं। 20% तक एनरिच यूरेनियम होता है तो हाई लेवल वो माना जाता है। इसे हथियार बना नहीं सकते हैं, लेकिन वो एक उस दिशा के अंदर कदम होता है। 60% तक अगर एनरिच यूरेनियम होता है तो हम लोग कहते हैं कि वो काफी शुद्ध है और वो नियर वेपन ग्रेड है, मतलब वो तैयार है कि उससे हम लोग वेपन बना सकते हैं। लेकिन जैसे ही यूरेनियम को 90% तक एनरिच कर दिया है, इसका मतलब यह है कि अब इससे परमाणु बम बनाया जा सकता है। मतलब एक बम के अंदर इतनी ताकत दे दी है कि अगर उसको फोड़ दिया जाए तो वो जबरदस्त फूटेगा, इसीलिए उसके 90% तक एनरिचमेंट कर दी गई है। अब अमेरिका का यह दावा है, ट्रंप ने दावा किया कि ईरान अपने एनरिच यूरेनियम का भंडार अमेरिका को सौंपने के लिए तैयार हो गया है। लेकिन ईरान की बात सुनिए, ईरान कहता है कि अगर समझौता इस्लामाबाद में होता है तो वे पाकिस्तान भी जा सकते हैं। मतलब कौन, डोनाल्ड ट्रंप। हालांकि ईरानी मीडिया ने ट्रंप के दावे को गलत बताया है कि हमने ऐसा कोई भी वादा अमेरिका के साथ में नहीं किया है कि हम लोग एनरिच यूरेनियम को अमेरिका को सौंपने को तैयार हैं। मतलब ये सब हवाबाजी जो है वो चल रही है, हम ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले हैं। ईरानियन राष्ट्रपति को आप लोग देख सकते हैं किस तरीके सड़कों पर वो साइकिल जो है चला रहे हैं। मतलब ईरान ये दिखाना चाहता है कि हम लोग बेफिक्र हैं, अमेरिका का हमारे ऊपर कोई भी दबाव नहीं है। कुल मिलाकर 100 बातों की एक बात यह है कि कहीं ना कहीं अमेरिका ने ईरान के ऊपर जो दबाव बनाने की कोशिश की थी, अमेरिका उस काम के अंदर असफल रहा और ईरान ने इस बात को लेकर सफलता दिखाई कि जो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज है उसको ब्लॉक कर दिया। मतलब वो दुखती जो नब्ज थी वो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज थी और इसको वो पकड़े रखता है। और अमेरिका लगता है कि अब तो हम लोग गए। अमेरिका ने पूरे हथियार अपने अपना लिए, सारे डायमेंशन, सारे घोड़े जो है दौड़ा लिए, लेकिन ईरान जो है सरेंडर करने को तैयार नहीं था। अब जो है स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को ओपन कर दिया गया है कमर्शियल वेसल्स के लिए। अब देखना यह होगा कि 21 अप्रैल को जो पाकिस्तान के अंदर मीटिंग होने के लिए जा रही है बिटवीन यूएसए और ईरान, क्या वो वाकई में सफल हो सकती है। अब कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि 21 अप्रैल को जो मीटिंग होने के लिए जा रही है वो सफल हो सकती है, क्योंकि पिछली बार जो मीटिंग असफल हुई थी उसका रीजन ये था कि इजराइल जो था वो लेबनान के ऊपर अटैक कर रहा था। अब वो सीजफायर हो चुका है,
स्ट्रेट ऑफ हार्मुज खुल चुकी है। अब हो सकता है कि बातचीत जो है वो यूएसए और ईरान के बीच में हो जाए और उसको पाकिस्तान करवाने के अंदर संभवतया सफलता जो है वो हासिल कर ले। ऐसा सब कुछ हो सकता है। ठीक है दोस्तों, पावर ऑफ फोकस जो है आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा। मैंने 30 टेक्निक्स इसमें बताई हैं कि उनकी मदद से आप लोग अपने फोकस को एम्पावर्ड कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। साथ ही में 75 डेज का हार्ड चैलेंज या फिर 100 डेज का हार्ड चैलेंज आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इसमें मैंने वो टेक्निक्स बताई हैं जो कि रिसर्च पेपर के बेसिस पर है, जिनकी मदद से आप एडिक्शन को तो छोड़ ही सकते हैं, साथ ही के अंदर अपने टारगेट को भी आप लोग हासिल कर सकते हैं। दीपक इंद्रा ऑफिशियल टेलीग्राम पर आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। आज के विषय के बारे में आपकी क्या राय है मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।